डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 4 हिंदी कोर 11th क्लास। इससे पहले सेट नंबर 1 2 3 तीनों करवा दिए गए हैं। चौथा सेट आप देख रहे हैं। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक सांस्कृतिक इकाई होते हुए भी पारस्परिक युद्धों से जर्जर होता रहा। इस तरह से ये पैसेज है, आपको देखने को मिल रहा है। जो इस पैसेज को जरूर एक बार नज़र मारिए, आराम से एक बार पढ़ लीजिए, ताकि जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो और आपको ये आसानी से समझ में आ पाए कि क्वेश्चन के आंसर्स क्या होने वाले हैं। तो आराम से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हिंदी में है तो इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी इंग्लिश की चीज़ें हैं उनको मैंने हिंदी में समझा दिया है। यहाँ पे बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान दीजिए, और जो जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वो सारे के सारे आसानी से 40+ स्कोर ले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यानी कि 40 नंबर आने की पूरी चांसेस आपके हैं, अगर आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ढंग से तैयार कर लेते हैं सारे सेट्स को। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थिति कमजोर क्यों हुई, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा युद्धों के कारण। यहाँ पे अपना जब हमने पहले ही पढ़ा तो उसी में दिखाई दिया कि भारत की स्थिति कमजोर क्यों हुई। अब इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या पूछा गया, भारत में पारस्परिक युद्धों का क्या कारण रहा होगा। तो यहाँ पे मैं इसको टिक कर दूं, युद्धों के कारण। उसके बाद में है आपका आंसर क्वेश्चन है, भारत में पारस्परिक युद्धों का क्या कारण रहा होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? तो हमारा जो है शासन कौशल अच्छा नहीं था, इसलिए पारस्परिक युद्धें होती रही। इसके बाद भारत में कौन से प्राचीन न्याय ग्रंथ ने मानवीय अधिकारों की सुरक्षा की। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है 4 नंबर। युद्ध में न्याय के उच्चादर्शों की घोषणा करने वाले थे, तो वो कौन थे? तो आंसर हो जाएगा प्राचीन स्मृतिकार मनु। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के इतिहास में किस तरह की घटनाएं अप्राय हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा बादशाहों की क्रूरता की। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसने जिसने पैसेज पढ़ लिया था सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। अब आपका पैसेज, आपका गद आ गया है, छोटा सा गद है यहाँ पर। ये आपका छोटा सा पार्ट है और थोड़ा सा पार्ट जो है नीचे की तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर है। तो इनको पढ़ना है और उसके बाद में आपको प्रश्न के उत्तर 6 से लेकर 10 तक के देने हैं। कवि यहाँ किस का उल्लेख कर रहा है आपको बताना है। तो कवि जो है उल्लेख कर रहा है भारतीय संस्कृति का। इसके बाद में है आपका अतिथि किसे माना गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका इसमें देवताओं को अतिथि माना गया है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट जो है, किसके हृदय में तेज होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसके हृदय में तेज होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अटल प्रतिज्ञा वाले के अंदर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, जीवन जीने का उद्देश्य किसे कहा गया है। तो जीवन जीने का उद्देश्य जो है वो कहा गया है देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वाले को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस काव्यांश का मूल भाव जो है आपको बताना है। तो इसका मूल भाव है भारत के अतीत का गौरवगान। भारत के अतीत का गौरवगान। इसके बाद है आपका 11 नंबर, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है। पत्राचार का आपको प्रकार बताना है। तो कौन सा प्रकार है? तो आंसर आ जाएगा आपका पारिवारिक, सरकारी और व्यावसायिक, ये सभी प्रकार के पत्राचार होते हैं। इसके बाद में है विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? पत्राचार। पत्र लिख करके ही हम प्राचीन समय में जो है बातें बातें करते थे। इंटरनेट, फैक्स और टेलीफोन तो अब जारी हुए हैं। और संपादकीय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है, यह कथन किसका है। तो आंसर आ जाएगा ये हरि मोहन का है। तो यहाँ पर डॉक्टर हरिमोहन। इसके बाद में है संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। तो समाचार के मुद्रण माध्यम में समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पैम्पलेट सभी शामिल होते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा में, व्यवसाय में और चिकित्सा विज्ञान में, सभी में। तो यहाँ पे इन सभी में। इसके बाद में अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है। तो कहाँ कैसे लिखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पत्र के नीचे बाईं ओर। ठीक है ना, पत्र के नीचे बाईं ओर। अब आगे आते हैं, अर्थशास्त्रीय पत्र की बात हो रही है। जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या प्रयोग किए जाते हैं, मतलब हम पे क्या प्रयोग करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा? ध्यान आकर्षण का। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर देखिए, यहाँ पे है काउंटिंजेंट नोटिंग को हिंदी में कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अनुषंगिक टिप्पण। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं भाषा के लिखित, मौखिक और मानक रूप का प्रयोग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रचनात्मक लेखन में जो है इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अलंकार, प्रतीक, संदेश, भाषा आदि उपकरण हैं। तो ये किसके उपकरण हैं? रचनात्मक लेखन के उपकरण हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो है 21 नंबर क्वेश्चन, कविता लेखन की प्रधान प्रधान विशेषता है।
तो कविता लेखन की प्रधान विशेषता जो है वो लय है। लय में कविताएं होती हैं। जैसे देखते हो ना आप, पीछे से खत्म होती है तो लय बंधा रहता है, सुर बंधा रहता है। किसके कथानुसार रचनात्मकता मौलिक परिणामों की अव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। किसके अनुसार है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रो एंड क्रो के अनुसार। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवलोकनार्थ प्रस्तुत प्रस्तुत अभिव्यक्ति कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा सामान्य टिप्पण कहलाती है। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संबोधन से पहले जो है विषय का उल्लेख किया जाता है। इसके बाद में मसौदा के लिए अंग्रेजी शब्द कौन सा है? तो मसौदा के लिए अंग्रेजी शब्द जो है वो ड्राफ्ट बोलते हैं हम उसको, ड्राफ्ट। ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है आपके पाठ्य पुस्तक से एक छोटा सा जो है पैसेज दिया गया है, यानी कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में 26 से 28 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न के जो ये पंक्तियां लिखी गई हैं इसके लेखक का नाम पूछा गया। लेखक का नाम देखते ही बोल दोगे अक महादेवी। तो यहाँ पे जो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है? तो प्रस्तुत काव्यांश में संदेश दिया गया है इंद्रियों का नियंत्रण का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में प्रस्तुत काव्यांश चन्निल सॉरी चन्मल्लिकार्जुन से क्या अभिप्राय है? तो इसे काव्यांश के अंदर जो ये वर्ड आया है इसका क्या अभिप्राय है ये पूछा गया है। तो इसका अभिप्राय है शिव। इसके बाद में पथिक में कवि ने संसार का स्वामी कहा है। तो संसार का स्वामी जो है सूर्य को कहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? आपका बी ऑप्शन। उसके बाद है आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 में है, कबीर ने परमात्मा को किस रूप में स्वीकार किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उन्होंने ज्योति के रूप में जो है स्वीकार किया है। उसके बाद में आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर देखिए, मीरा जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई? तो आंसर क्या हो जाएगा? वो चली गई थी द्वारिका। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर के किनारे खड़ा पाथिक उसके सौंदर्य को किसकी तरह पाना चाहता है? तो वो पाना चाहता है मधुर प्रेम कहानी की तरह। तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 33 नंबर, वे आंखें कविता कवि के किस दौर की कविता है? तो ये जो है अपने प्रगतिशील दौर की कविता है। इसके बाद में है आपका, घर की याद में कवि ने अपने कितने भाइयों का उल्लेख किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 4 भाइयों का उल्लेख किया है। और दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ इलाहाबाद से। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, अक किस भाषा का शब्द है? तो अक जो है ये कन्नड़ भाषा का शब्द है। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया, कवित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को कहा है। तो क्या कहा है? तो इसको कहा है अंधविश्वास से भरा, या फिर अविश्वास से भरा, या फैशन। तो हमें पता है कि उन्होंने कहा है इसको जो है क्या कहा है यहाँ पर, कवित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को क्या क्या है? अविश्वास से भरा कहा है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर, पेड़ से दबे आदमी की फाइल व्यापार विभाग से अर्जेंट कहाँ भेजी गई? उसको भेजा गया कृषि विभाग में। अर्जेंट कहाँ भेजी गई थी? वो कृषि विभाग। अब इसके बाद में, मियाँ नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे? तो उनके वालिद जे वो बरकत शाही नान बाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे। थोड़ा सा लंबा नाम था, इस नाम से प्रसिद्ध थे, लेकिन फिर भी इस नाम को याद रखा जाता था। और पथेर पंचाली फिल्म में अप्पू की भूमिका किसने की है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अप्पू की भूमिका सुबीर बनर्जी ने की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा इस सेट के 40 प्रश्नों का उत्तर आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। सारे सेट्स आपके लिए अवेलेबल हैं और जल्द से जल्द आप इनको तैयार करें ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।